आज के इस क्लास में हम गुप्ता पीरियड द गोल्डन एज मतलब गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता था, इसी के बारे में इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे। तो ये बीए 4 सेमेस्टर का सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। आज पार्ट 2 वीडियो है ये। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप सब पहले पार्ट 1 देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, गुप्त वंश के सम्राटों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा लंबे समय तक शासन किया। अपने शासन काल में अनेक गुप्त सम्राटों ने भारत को न केवल राजनीतिक एकता, सुरक्षा तथा शांति प्रदान की, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा कलात्मक सहित प्रत्येक क्षेत्र में अपार प्रगति की। मतलब गुप्त सम्राट ने भारत को न केवल राजनीतिक, सुरक्षा और शांति ही दिया, बल्कि और भी क्षेत्रों में उन्होंने प्रोग्रेस किया, जैसे कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कलात्मक, ये सब क्षेत्र में भी उन्होंने भारत को प्रोग्रेस किया। उनके सत्य प्रयासों से गुप्त काल में जो सर्वांगीण विकास हुआ वह पहले कभी नहीं हुआ था। यही कारण है कि स्मिथ, मुखर्जी, त्रिपाठी आदि विद्वानों ने गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट बढ़ते हैं। इतिहासकार बार्नेट ने गुप्त काल की तुलना यूनानी सम्राट पेरिक्लीज के स्वर्ण युग से की है। इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है, गुप्त काल शास्त्रीय भारत के इतिहास में लगभग वैसा ही है जैसा ग्रीस के इतिहास में पेरिक्लीज का युग है। एलएनएमयू की बात करें तो एलएनएमयू लॉन्ग क्वेश्चन में 3 पूछता है और शॉर्ट में 4 पूछता है। तो शॉर्ट का आपको हर एक क्वेश्चन का कम से कम 2 से 2.5 पेज में आंसर लिखना है और लॉन्ग का कम से कम आपको 5 से 6 पेज में आंसर लिखना है। तो इस वीडियो में हम इसीलिए लॉन्ग में पढ़ रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप 5 से 6 पेज में इस टॉपिक पे लिख पाए। इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा स्वर्ण युग के बारे में, गुप्ता पीरियड का, इसीलिए हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। गुप्त काल को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। तो पहला पॉइंट है महान सम्राटों का युग। गुप्त काल में कई महान सम्राट हुए जिन्होंने अपने शासन काल में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दूसरा पॉइंट है, इन सम्राटों में चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त आदि प्रमुख थे। तो ये सब सम्राट है जिनका नाम है चंद्रगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन सम्राटों ने एक संगठित और व्यापक गुप्त साम्राज्य का निर्माण किया और अपनी विजय पताका को दूर दूर तक फैलाया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए और महाराजा धीराज पराक्रम, अप्रतिरथ व्याघ्र पराक्रम, अश्वमेध पराक्रम, परम भगावत, श्री भट्टारक, विक्रमादित्य, विक्रमांक, सिंह विक्रम, बालादित्य, महेंद्रादित्य, शक्रादित्य आदि जैसे विभिन्न उपाधियां धारण की। इनमें से लगभग सभी सम्राटें अपनी प्रजा के साथ पिता जैसा व्यवहार करते थे। तो ये पहला पॉइंट था जो आपको अगर पूछेगा कि स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था, उसमें विस्तार में लिखे, तो ये आप पहला पॉइंट लिखेंगे। कम से कम 7 पॉइंट इसमें दिया हुआ है, तो आगे बाकी का 6 पॉइंट और पढ़ेंगे। तो ये है हमारा दूसरा पॉइंट, राजनीतिक एकता का युग। अशोक की मृत्यु के बाद भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और इनकी राजनीतिक एकता खत्म हो गई थी। अशोक जैसे ही मरा उसके बाद भारत छोटे छोटे टुकड़ा में बट गया और इसकी राजनीतिक एकता भी खत्म हो गया था। गुप्त सम्राटों ने अपने प्रयासों से इस खोई हुई राजनीतिक एकता को पुनः प्राप्त किया और अपनी विजय के माध्यम से लगभग पूरे भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया। भारत को एकत्रित करने के साथ ही गुप्त सम्राटों ने यहाँ से विदेशी राज्य को समाप्त कर दिया और भारत में पुनः हिंदू राज्य की स्थापना की। इस संबंध में श्री वेदव्यास ने लिखा है, विदेशियों की पराजय और
उस राष्ट्रीय पुनर्जागरण के राजनीतिक पहलू की पूर्णता थी, जो गुप्त काल की सबसे बड़ी विशेषता थी। तीसरा पॉइंट है शांति और सुशासन का युग। यह एक ऐसा युग था जिसमें शांति और सुशासन कायम था और लोगों को अपने उत्थान के अवसर प्राप्त थे। चीनी यात्री फाक्सियन ने यहाँ के सुशासन के बारे में लिखा है कि विदेशी होने के बावजूद उसे कभी नहीं लूटा गया, न ही उसका सामान चुराया गया। फाक्सियन के अनुसार लोगों के पास अपार धन था। गुप्त काल में व्यापार सोने के सिक्के से होता था, इसलिए कहा जा सकता है कि हर जगह खुशहाली थी। ये हमारा चौथा पॉइंट, साहित्य की प्रगति। इसमें आपको पढ़ना है गुप्त काल में संस्कृत भाषा एवं साहित्य में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इस काल में कई प्रसिद्ध विद्वान उभरे जिन्होंने प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा। कालिदास की कुमार संभवम, अभिज्ञानशाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहार, विक्रमशियम, विशाखादत्त की देवी चंद्रगुप्त और मुद्राराक्ष, भारवी की किरातार्जुनीयम, शूद्रक की मृच्छकटिकम, सुबंधु की वासवदत्ता, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, अमर सिंह की अमरकोश आदि इस काल की प्रमुख साहित्यिक कृति है। बौद्धिक साहित्य के लेखक जैसे बुद्धघोष, वसुबंधु, बुद्धदत्त, आर्यदेव, असंग और दिगनाग तथा जैन साहित्य के लेखक जैसे भद्रबाहु द्वितीय, सिद्धसेना और उमास्वाति भी इसी युग के थे। जैसे इसमें दिया हुआ है कुछ प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ, तो कालिदास की कुमार संभव था, मेघदूतम था, रघुवंशम था, ये सब प्रमुख साहित्य कार्य था। पांचवा पॉइंट दिया गया है वैज्ञानिक प्रगति का युग। गुप्त काल वैज्ञानिक प्रगति का युग था। ज्योतिष और गणित इस काल की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक देन है। इस युग में दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट की आर्यभट्टयम, ज्योतिषी बारहमिरी की पंचसिद्धांतिक, आयुर्वेद के विद्वान वाग्भट की अष्टांग हृदय, पशु चिकित्सक पालकाने की हस्तयूप वेद इस काल की प्रसिद्ध वैज्ञानिक रचनाएं हैं। तो ये रचना का नाम है, ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक धन्वंतरी भी इसी काल के थे। तो इसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस युग में दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। इसका आंसर होगा वैज्ञानिक प्रगति युग। तो ये हमारा छठा पॉइंट, इसमें दिया गया है कला विकास का युग। तो इसमें गुप्त काल में वास्तुकला, मूर्तिकला, मूर्ति निर्माण, चित्रकला, संगीत आदि में काफ़ी प्रगति हुई। राजमहलों, स्तंभों, स्तूपों, चैत्यों, विहारों, गुफाओं और मंदिरों के निर्माण के साथ वास्तुकला में भी प्रगति हुआ। सारनाथ का धमेक स्तूप, उदयगिरी गुफा, नालंदा विहार, महरौली का लौह स्तंभ, भूमड़ा का शिव मंदिर, नचना कुथार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का ईंट मंदिर आदि इस काल की वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण हैं। तो इस काल में आपको देखा जाए तो मंदिर का बहुत ही ज़्यादा निर्माण हुआ। इस काल में मूर्ति कला में बहुत प्रगति हुई। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र इस काल को प्रमुख मूर्ति कला केंद्र थे, जहां विभिन्न प्रकार की कलात्मक मूर्तियों का निर्माण हुआ। बैठी हुई बुद्ध प्रतिमा जो सारनाथ में है, खड़ा बुद्ध प्रतिमा मथुरा में है, वराह अवतार प्रतिमा उदयगिरी में है, गोवर्धन धारण किए हुए कृष्ण प्रतिमा काशी में है, शेषशायी विष्णु प्रतिमा जो देवगढ़ में है, इस काल की प्रमुख मूर्तियाँ है। ये सब मूर्तियाँ प्रमुख है इस काल में। सातवां पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता का युग।
गुप्त काल में हर जगह धार्मिक सहिष्णुता का बोलबाला था। हालांकि देश में अलग-अलग धर्मों के अनुयायी रहते थे, लेकिन धर्म के नाम पर कभी कोई हिंसा नहीं हुई। इस काल में ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बोलबाला था। ब्राह्मण धर्म में विष्णु की पूजा का अत्यधिक महत्व था। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत शिव, सूर्य और देवी पूजा के भी प्रमाण मिलते थे। इनसे ज्ञात होता है कि इस काल में ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत भी विभिन्न संप्रदाय प्रचलित थे। विष्णु की पूजा के बाद शिव और सूर्य की पूजा का अत्यधिक महत्व था। देवी पूजा में लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती आदि की पूजा की जाती थी। ये इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। इस काल की जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ यह सिद्ध करती है कि इस काल में जैन एवं बौद्ध धर्म भी विद्यमान थे। तो यही 7 पॉइंट आपको पढ़ना था, जिससे आपको पढ़ कर के पता चला होगा कि गुप्ता काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था। तो ऐसा सवाल आता है तो आपको यही 7 पॉइंट लिखना है अगर एग्जाम में पूछे तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगले वीडियो में हम यूना के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो पूरा अंत तक देखें और अच्छे से इसको पढ़ें। अगर कोई भी दिक्कत हो, समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, हमें बताएं।